नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर सेट आज लेकर के आया हूं। इस प्रैक्टिस पेपर सेट में मैंने कुल 30 प्रश्नों का संग्रह किया है और ये 30 प्रश्न हर तरह की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट की टेट परीक्षा देने वाले विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट की परीक्षा देने वाले, यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले, लेखपाल की परीक्षा देने वाले और यहाँ तक कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। चलिए बिना विलंब किए आज का प्रैक्टिस पेपर सेट मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। पहली बात जान लीजिए कि जो विशेष्य पद जो होता है वो क्या होता है। मित्रों, विशेष्य पद जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। अब यहाँ लिखा गया है अनुरागी, अनादृत, अपमानित और अग्नि। अब गौर करिएगा कि इसमें जो अनुरागी शब्द है, अनुरागी कोई तो व्यक्ति होगा, यह विशेष्य नहीं है, यह विशेषण शब्द है। अपमानित, किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि अपमानित व्यक्ति है वो, यानी उसका अपमान किया गया है, तो यह भी विशेषण शब्द हो जाएगा। अनादृत यानी जिसका आदर ना किया जाए, जिसको आदर की दृष्टि से ना देखा जाए, अनादृत है, तिरस्कार किया गया है, तो वह भी विशेषण शब्द है। जबकि अग्नि जो है यह संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा सकती है। ठीक है, तो यह विशेष्य बोला जाएगा और डी विकल्प इस हिसाब से जो है वह सही होगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, यह वाक्य है और कहा गया है कि यह वाक्य कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समझने की बात यह है कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। अब यहाँ देखिए कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है वहाँ पर सरल वाक्य होता है। अब गौर करिए, यहाँ देखिए लिखा गया है बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया। इसमें जो गया है यह एक ही क्रिया है, तो ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। ए विकल्प जो है वो सही होगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है। असाधारण या अस्वाभाविक, जो साधारण ना हो, जो स्वाभाविक ना हो, ऐसी बात का वर्णन किस रस में होता है। तो जान लीजिए ऐसी बात का वर्णन जो होता है मित्रों वो अद्भुत रस में होता है। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। वधूत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। वधूत्सव, वधूत्सव दीर्घ संधि होती है। यह कैसे मालूम करेंगे कि आप यहाँ दीर्घ संधि है। देखिए शब्द ध्यान से देखिए, वधूत्सव, वधूत्सव में बीच में आपको बड़ा ऊ की मात्रा नजर आएगी। अगर शब्द के बीच में आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए, तो ऐसी जगह पर हम मान करके चलते हैं कि 99% सही होता है दीर्घ संधि। तो अब दीर्घ संधि इसको करेंगे तो क्या होगा, वधू प्लस उत्सव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वधू प्लस उत्सव, यानी वधू जमा उत्सव। उत्सव नहीं होता। बी विकल्प में देखिए वधू तो सही लिखा है लेकिन उत्सव को दीर्घ ऊ लिखा गया है उत्सव की स्पेलिंग में, तो यहाँ पर ये बी विकल्प गलत है। सी विकल्प में वध लिखा है, गलत है। डी विकल्प जो है वधू की स्पेलिंग अगर आप ध्यान से देखें, वर्तनी जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ ध पे छोटा ऊ की मात्रा, इसलिए तीनों विकल्प गलत हैं। बी सी डी, सिर्फ ए विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं मित्रों। गोदान किसका उपन्यास है। आपने पढ़ा होगा गोदान, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। और यही एक उपन्यास था जिसके कारण प्रेमचंद्र जी को उपन्यास का सम्राट कहा गया। इसमें उन्होंने जो मानवीय संवेदनाओं का और सामाजिक स्थितियों का और बड़ी और छोटे की भेदभावना का, जाति प्रथा का और अस्पृश्यता का जो एकदम खुल करके वर्णन किया है, ऐसा वर्णन किसी अन्य उपन्यास में नहीं मिलता। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक दशा का एकदम सजीव चित्रण किया गया है इसमें। आप जरूर पढ़ें, इसको लिखा है प्रेमचंद्र जी ने। बी विकल्प सही है। छठवां प्रश्न देखिए। मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द होता है मित्रों मृत्तिका। मृत्तिका,
म में री की मात्रा लगी है। त के ऊपर आप जो माइनस मार्क की तरह से देख रहे हैं वो आधा त होता है। आधा त और फिर पूरा त, पूरे त पे छोटी की मात्रा लगी है और का लिखा गया है। मृत्तिका, यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो मिट्टी का तत्सम यानी मिट्टी शब्द जो है वो तद्भव शब्द है और इसका संस्कृत शब्द क्या होगा? मृत्तिका। ए विकल्प सही है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। जिसे काटा न जा सके, जिसे काटा न जा सके उसे अकाट्य कहते हैं और अकाट्य में जो सी विकल्प में वर्तनी दी गई है स्पेलिंग वही शुद्ध है। 8वां प्रश्न है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं दी गई हैं, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। ठीक है, तो जब दो सामान्य वाक्यों को संयोजक अव्ययों द्वारा जोड़ा जाता है, अब यहाँ देखिए कौन सा संयोजक अव्यय लगा है? और, तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। डी विकल्प सही होगा। 9वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। देखिए गौर करिए, इसकी क्रिया पर गौर करेंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि सुरेश गीत गा रहा था, गा रहा था लिखा गया है, यानी भूतकाल में क्रिया लगातार चल रही थी, पूरी नहीं हुई थी, बल्कि उसके लगातार चलने की बात बताई जा रही है। तो इसको हम कहते हैं मित्रों अपूर्ण भूतकाल और यहाँ पर ए विकल्प जो है वो सही होगा। 9वां प्रश्न हो गया मित्रों। अब 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से है। अति उपसर्ग से बना शब्द मित्रों होता है अत्यधिक। डी विकल्प जो है वह सही होगा, या डी विकल्प जो है वह सही होगा। गौर कर लीजिएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। मित्रों नरेंद्र आप जानते हैं, गौर करिए इसकी स्पेलिंग पर, फिर से ध्यान दीजिए, यह स्वर संधि का एक प्रकार है और नरेंद्र की स्पेलिंग में आप गौर करेंगे तो र के ऊपर ए की मात्रा लगी है। और ए की मात्रा किस संधि में आती है मित्रों? ए की मात्रा आती है गुण संधि में। तो गुण संधि में क्या है? अ या आ के बाद अगर ई या ई आए तो ए हो जाता है, अगर अ या आ के बाद उ या उ आए, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा या आ होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या दीर्घ ई होगी। ऐसी कंडीशन में जब अ या आ के बाद ई या ई आती है तो दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं मित्रों, ए। और अगर अ या आ के बाद उ या उ आता है तो वहाँ पर ओ हो जाता है, क्षमा करें, वहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है मित्रों। और अगर अ या आ के बाद री आती है तो वहाँ पर मित्रों अर हो जाता है। ठीक है, तो ये गुण संधि में है नियम और इस हिसाब से नरेंद्र का संधि विच्छेद जो होगा वह होगा नर जमा इंद्र। बी विकल्प सही होगा। जरा आप जल्दी जल्दी देखते हैं और ज़्यादा विस्तार मैं दे रहा हूँ, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये मैं ध्यान इसलिए दे करके इस तरह से विच्छेद करता हूँ या इस तरह की व्याख्या मेरे करने का उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग नहीं है उनको भी लाभ मिले। 12वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए इच्छा होती है लिखा जाता है, इच्छा होता है नहीं, इच्छा स्त्रीलिंग है। रक्षा की जाती है, ठीक है, रक्षा होती है, ठीक है, तो होता नहीं लिखा जाता। योग्यता पाई जाती है, पाया जाता है नहीं, तो योग्यता स्त्रीलिंग है, इच्छा रक्षा स्त्रीलिंग है। राष्ट्र जो है मित्रों यह पुल्लिंग शब्द है। राष्ट्र कौन सा शब्द है मित्रों? पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे आ जाइए 13वें प्रश्न पर। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो वीर रस में ये कविता लिखी गई है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु स्थिति की कल्पना में संभावना जताई जा रही है। किसकी संभावना जताई जा रही है? कि ऐसे लग रहा है कि जो वीर व्यक्ति है
वह क्रोध से इतना क्रोधित हो गया कि क्रोध से इतना भर उठा कि उसका तन जो है, उसकी शरीर जो है वो बहुत तेजी से कांपने लगा और उसके शरीर का कंपन में किस चीज़ की संभावना जताई जा रही है कि ऐसे लग रहा है कि मानो मानो अब देखिए यहाँ पर इस अलंकार की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहाँ पर मानो, जानो, मनुज, जनुज ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर किसी वस्तु स्थिति का वर्णन करते समय कवि क्या करता है, उसमें किसी और स्थिति की संभावना जताता है। तो यहाँ वीर के या बहादुर व्यक्ति के कि क्रोध से भर जाने पर उसकी जो शारीरिक स्थिति है उसका वर्णन, उसकी उस दशा का वर्णन उस समय से कर रहा है जब ऐसे लग रहा है कि हवा जब तेजी से चलती है तो हवा के जोर से कोई सोता हुआ जो सागर है, जो शांत सागर है, शांत समुद्र है, जिसकी लहरें बिल्कुल शांत हैं, तेज हवा की गति पा करके, तेज हवा के थपेड़े लगने के कारण उसमें ज़ोर की लहरें उठने लगती हैं, ऊंची ऊंची और ख़तरनाक लहरें उठने लगती हैं। तो वैसे ही वीर, एक बहादुर व्यक्ति के अंदर जब क्रोध जागृत होता है तो उसका शरीर जो कांपने लग रहा है, उस स्थिति में किस चीज़ की संभावना जताई जा रही है कि जैसे लग रहा है कि समुद्र पर हवा के तेज झोंके लग रहे हैं और उसके जोर से लग रहा है कि कोई सोता हुआ समुद्र जाग गया है। तो ऐसी स्थितियों का वर्णन उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है मित्रों। ए विकल्प सही है। आ जाइए अगला प्रश्न 14वां, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। अब आपको ऐसे समानार्थी शब्द की जोड़ी ढूंढना है जो समानार्थी नहीं है। अब यहाँ पर शब्द दिए गए हैं सुमन, पुष्प, निशा, निशाचर, चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय। सुमन का मतलब भी फूल होता है, पुष्प का मतलब भी फूल होता है, समानार्थी शब्द सही है। आपको क्या ढूंढना है जो सही नहीं है? निशा, निशाचर, चारपाई, खटिया। देखिए चारपाई का मतलब और खटिया का मतलब एक ही होता है। पाठशाला और विद्यालय का मतलब एक ही होता है। निशा और निशाचर, निशा का मतलब होता है रात्रि और निशाचर का मतलब जो रात्रि में टहलने वाला अर्थात राक्षस। तो बी विकल्प सही होगा। यह निशा और निशाचर समानार्थी शब्द नहीं है। आगे आ जाइए 15वां प्रश्न, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका क्या अर्थ होगा? उचित अर्थ, घंटी सुनने के मजे लेना, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए जो मुहावरे होते हैं और लोकोक्तियाँ होती हैं, इनका विशेष अर्थ होता है अपने को संकट में डालना। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब होता है अपने को संकट में डालना। बी विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न पर आते हैं। 16वें प्रश्न को देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। आगे आ जाइए 17वां प्रश्न, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मित्रों अथवा जो होता है यह संयोजक अव्यय होता है जो दो वाक्यों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो यह क्या कहलाएगा? संधि, उपसर्ग और अन्वय नहीं है, बल्कि ये क्या है? अव्यय है। डी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा यानी हमारे पूरे भारत की राजभाषा, यानी जिसमें सरकार अपना सरकारी कामकाज किया जाएगा, वह हिंदी होगी और उसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जान लीजिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। बी विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, कर, बैठ, चल, 3 शब्द दिए गए हैं। कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं। कौन से? मूल धातु हैं। ठीक है। आगे आ जाइए 20वां प्रश्न, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। मित्रों सर्वनाम की ये प्रकार जो होते हैं वो पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक तो होते हैं, लेकिन गुणवाचक ये विशेषण होता है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। तो 20वें प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। 21वां प्रश्न आ जाते हैं, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। आपने बुलाया होता, प्रश्न जरा समझिए। आपने बुलाया होता यानी अगर तुमने हमको बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यानी हमारे आने का कार्य कब होता? जब आपने बुलाया होता। तो जिस वाक्य में ऐसा हमें ज्ञात हो कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, एक क्रिया की निर्भरता या एक क्रिया का न होना दूसरी क्रिया पर या एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर पाया जाता है, ठीक है,
वहाँ निर्भरता पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे आने का काम किस पर डिपेंड था? अगर आप बुलाते, यानी आपने बुलाया होता, इस बात पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर आने का काम किसी के बुलाने पर निर्भर कर रहा है, तो इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं मित्रों संकेतवाचक वाक्य। सी विकल्प सही होगा। 22वां प्रश्न है, विभाषा किसे कहते हैं? मित्र ये आपको याद करना पड़ेगा। विभाषा कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? याद करना पड़ेगा स्थायी भाव भगवद प्रेम। भगवद प्रेम, द में हलंत लगा हुआ है। 24वां प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव देखिए गेह, धूल और फूल ये सब तद्भव हैं, लेकिन देह जो है बी विकल्प वाला शब्द यह तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है। 25वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? देखिए क्रिया विशेषण शब्द जो हैं वे अव्यय कहलाते हैं, लेकिन क्रिया शब्द, विशेषण शब्द और संज्ञा शब्द ये सब अव्यय नहीं होते, ये सब विकारी शब्द होते हैं। अव्यय किनको कहा जाता है? अविकारी, जिनके अंदर बदलाव न आए। तो बदलाव किनके अंदर नहीं आता? क्रिया विशेषण शब्दों के अंदर बदलाव नहीं आता। आ जाइए 26वां प्रश्न, अवनी का विलोम है। अवनी लिखा गया है, अवनी का मतलब मित्रों होता है जमीन, धरती, और इसका अपोजिट उल्टा होता क्या है? अंबर। सी विकल्प सही होगा। 27वां प्रश्न है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। ठीक है, ये तुलसीदास जी का है चौपाई, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। इसका अर्थ समझ लीजिए पहले। गरल का मतलब होता है मित्रों विष यानी जहर, सुधा का मतलब होता है अमृत, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, और मिताई का मतलब होता है दोस्ती या मित्रता। तो गरल यानी विष यानी जहर, जहर और सुधा मतलब अमृत, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट चीज़ें हैं, विरोधी चीज़ें हैं। और रिपु का मतलब दुश्मन। दुश्मन मिताई नहीं करता, ठीक है, करहि मिताई। गरल सुधा रिपु करहि मिताई का मतलब क्या है कि जहर और अमृत में दोस्ती, ठीक है, मिताई हो सकती है क्या? तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होगा कि दो विरोधी स्वभाव, क्या लिखा गया है? सी विकल्प देखिए, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अब यहां तुलसीदास जी ने लिखा है कि गरल सुधा यानी विष और अमृत दोनों मित्रता कर रहे हैं, यानी आपस में दोस्ती कर रहे हैं, ऐसा भाव हो रहा है। तो जहां दो विरोधी चीजें मिलती हैं, इस लोकोक्ति का मतलब यही होता है कि दो विरोधी स्वभाव यानी दो विपरीत चीजों का मिलन होना, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, इस लोकोक्ति का मतलब हुआ। 28वां प्रश्न है, किस वाक्य में हेतु हेतुमद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? अब देख लीजिए, हेतु हेतुमद भूतकाल, मैंने आपको भूतकाल पढ़ाया है, आप उस वीडियो को जाकर के भूतकाल बाय दिव्य विज्ञान करके आप चेक कर सकते हैं, या मेरे हिंदी ग्रामर वाले आप प्लेलिस्ट पे जा कर के आप उसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है, भूतकाल। और नहीं तो हिंदी ग्रामर लाइव क्लास करके, जितने मेरे लाइव क्लास हिंदी ग्रामर पर हुए हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक 10-12 वीडियो मैंने लाइव करी है हिंदी ग्रामर की, उसमें आप जा कर के उस प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। हेतु हेतुमद भूतकाल क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। हेतु हेतुमद भूतकाल होता है, यहाँ पर एक क्रिया का न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। अगला देख लीजिए, उसने खाना खाया और चल पड़ा। यहाँ उसके खाना खाने और चल पड़ने की बात एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब तक बस जा चुकी होगी, यहाँ पर भी किसी बात का दूसरे बात पर निर्भर होना नहीं पाया जा रहा है। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, गौर करिएगा, सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। अब यहां देखिए, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, इस वाक्य को गौर से देखिएगा। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, इसमें
बहुत ध्यान से आप देखिए, आपको समय दे रहा हूँ, आप एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, आप भी एक बार अपना दिमाग इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि आपको न लगना चाहिए कि आप मेरे बदौलत या मैं जो सिखा रहा हूँ बस उसी की कॉपी कर रहे हैं, बल्कि अपना भी दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कौन सा विकल्प मित्रों सही होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। अब देखिए यहाँ पर गुरुजी के आने की बात कही जा रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि गुरुजी नहीं आए इसलिए अध्यापन नहीं हुआ। तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर निर्भर होना नहीं पाया जा रहा है, यानी एक चीज़ का न होना। और हेतु हेतु मत में क्या होता है, एक क्रिया का न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। अब ऐसा वाक्य कौन सा है, डी विकल्प गौर करिए, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। यहाँ पर दुर्घटना का न होना, ठीक है, दुर्घटना न होती, कब न होती, जब आप सावधानी बरतते। तो यहाँ पर एक क्रिया कब नहीं होती, जब हम सावधानी बरतते। तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प सही होगा। अब आ जाइए, हम चलते हैं 29वें प्रश्न पर। सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष वर्ण मित्रों जो हमारे व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन, क से लेकर के प वर्ग तक, क च ट त प, इन सारे वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन अघोष होते हैं। ठीक है, या सघोष होते हैं, आप सोच लीजिए। यहाँ कहा गया है सघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो बी विकल्प, सी विकल्प जो है वो सही होगा। आगे आ जाइए, अब हम चलते हैं मित्रों 30वें प्रश्न पर। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय किसी विशेष पहाड़ का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण विशेष पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए पूछा गया है नहीं है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि हम किसी भी पहाड़ को पहाड़ कह सकते हैं। तो मित्रों मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये 30 प्रश्न जो मैंने आज ये श्रृंखला आपको दी, ये 30 प्रश्न आप ज़रूर रिवाइज करेंगे, ज़रूर रिपीट करेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। और अगर कहीं कोई संदेह है या कुछ आपको लग रहा है, कोई प्रश्न उठाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।